अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th क्लास के लिए लाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आज से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ तक मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो है उनको ऑर्गेनिक का फोबिया है। बट ऑर्गेनिक के बारे में आपको मैं एक बात बताऊंगा। इट इज़ ईजी टू लर्न बट इट इज़ी टू फॉरगेट ऑल्सो। इसको सीखना आसान है लेकिन बोलना भी आसान है बिल्कुल। इसलिए बेटा, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक्चुअली दो चीजें मानता हूं मैं जहां पे प्रॉब्लम है, जिससे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आती है। एक, लैक ऑफ रिविजन्स। इसमें जितना ज्यादा आप रिविजन्स करोगे उतनी उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज बेसिक्स जो होते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं होते। इसीलिए बेटा हम बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए आज का लेक्चर जो है दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, फिर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है ये लेट 1700s में इंट्रोड्यूस किया गया। इनको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स के लिए बोला जाता था, ये वो केमिस्ट्री का ब्रांच बोला जाता था जहां जहां जो जिनमें जो कंपाउंड्स जो है, जो लिविंग सोर्स से जो कंपाउंड्स आते हैं, लिविंग सोर्स से कंपाउंड्स जो आते थे उनको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया उसको बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक वही तो है आज भी। लेकिन उस जमाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था और इसकी दो खास वजह थी। एक एक वजह यह थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से इनको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता था। ताकि इनको स्टडी किया जाता, इनके बारे में जाना जाता, इनको स्टडी करने में बहुत दुश्वारियां आती थी, इसलिए इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। दूसरी एक खास वजह है कि एक साइंटिस्ट थे बर्जीला साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बोलती है, बर्जीला साहब ने बोला था वहां पे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड अंडर मिस्टीरियस कंडीशंस। दे आर फॉर्म्ड अंडर मिस्टीरियस कंडीशंस। और इंसान जो है, इंसान इनको नहीं बना सकता, ये बर्जीला साहब कहते हैं। बर्जीलस का कॉन्सेप्ट था ये, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलस ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, ये बर्जीलस साहब ने दिया था 1880 में। बर्जीलस 1815 में दिया था। 1828 में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था वॉलर। वॉलर को सिंथेसाइज करना था एक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। ये एक बार पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो है, अमोनियम साइनेट बनाने के लिए वॉलर ने अमोनियम सल्फेट को ट्रीट किया पोटेशियम साइनेट के साथ, और ट्रीट करने के बाद वहां पे बन गया अमोनियम साइनेट। ठीक है, बनाना भी था यही। लेकिन अमोनियम साइनेट जो है, अमोनियम साइनेट वहां पे इस अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट हो गया। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वहां पे इस अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट हो गया एंड इट चेंज्ड इनटू यूरिया, NH2CONH2, दैट इज यूरिया। ठीक ठीक है, वेरी गुड। यूरिया जो है, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे बर्जीलस साहब के कंसेप्ट का ब्लो लग गया। क्यों? क्योंकि बर्जीलस ने बोला था कि दे आर फॉर्म्ड अंडर मिस्टीरियस कंडीशंस, और आई कैन से इट इज नॉट द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन यहां पे तो हो गया।
इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे बेटा, जिनका नाम था ब्रथलेट। नहीं, उससे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, कोलुब। कोलुब ने एक कंपाउंड बनाया एसिटिक एसिड, दैट इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद साइंटिस्ट आए ब्रथलेट। ब्रथलेट ने कंपाउंड बनाया मीथेन, और उसके बाद ये सीरीज चलती गई। इससे साइंटिस्ट को ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड, उनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। और फिर तकरीबन 1800 मिड 1800 जो था, मिड 1800 में साइंटिस्ट ने ये क्लेम कर दिया कि साइंटिस्ट को ये पूरा क्लियर हो गया कि देयर इज नो रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आई कैन से कैरेक्टरिस्टिकली, बेसिकली यहां पे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई और बाला नहीं है, ये भी कंपाउंड्स ही है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली उनका मकसद ये था कि जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक मिसाल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, आप यूनिट पढ़ते हो बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आप डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। लाइक फॉर एग्जांपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर एग्जांपल, वो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ते हो, वही अप्लाई, वही यहां पे भी वही रूल्स यहां पे भी अप्लाई होंगे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि बेसिकली जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये दोनों दे कंपाउंड्स है, और इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए दे यूज सेम टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स, और आई कैन से सेम टाइप्स ऑफ रूल्स, सेम टाइप ऑफ रूल्स अप्लाई टू बोथ द कैटेगरीज। बट वहां पे साइंस ने साथ में ये बोला कि एक डिफरेंस ऐसी है जिससे इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। यहां साइंटिस्ट ने बोला कि एक डिफरेंस ऐसी है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक अलग कैटेगरी बनती है। वो डिफरेंस क्या थी कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्ड एन एलिमेंट दैट्स कार्बन। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में साइंस ने क्लेम कर दिया कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। ठीक है, इतना ही नहीं, तकरीबन अभी हमें about 37 million compounds are known at this time. At this time they have been discovered 37 million compounds, more than 37 million compounds have been discovered this time. And among these 37 million compounds, 99% compounds are the compounds which contain carbon. 99% कंपाउंड्स इसमें से ऐसे हैं जिनमें कार्बन होता है। मगर यहां पे एक जरूरी बात, वो सारे ऑर्गेनिक नहीं होते। इससे हम बोल सकते थे यहां पे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सारों में कार्बन है, तो हम बोल सकते थे कि इनको हम बोलेंगे ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट दैट इज नॉट अ गुड डेफिनेशन, बिकॉज दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। क्योंकि कुछ कंपाउंड्स कार्बन के ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो इनऑर्गेनिक है। इसीलिए बेटा फिर देखा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ एक और एलिमेंट भी होता है, व्हाट इज हाइड्रोजन। ठीक, और कुछ केसेस में इन दोनों के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। ठीक, मगर बहुत कम है। इसीलिए बच्चा यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए एक लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन यहां पे आ गया, and that's a very good definition. That is the modern definition of organic compounds, and that is organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. Organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. Now the question here arises, what are hydrocarbons and what are their derivatives? Now the question here is, what are hydrocarbons and what are their derivatives?
अगर आपको याद होगा, अभी मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा गया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दे कंटेन दीज टू एलिमेंट्स एंड फ्यू कंटेन दीज ऑल्सो। अमंग दीज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनमें से कोई कोई ऐसा होता है इनमें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दो होते हैं। उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, नाम ही बोल रहा है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। एक बार जब ऑलमोस्ट इट वाज परहैप्स 2011 और 12, आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली और ईयर, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स। हालांकि सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि वहां पे बेटा ऑप्शन एक था कार्बन एंड हाइड्रोजन और दूसरा ऑप्शन था कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। द परफेक्ट आंसर इज, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्लियर? वेरी गुड। Now the second point is what are their derivatives? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स की हम मिसाल देंगे यहां पे, फॉर एग्जांपल CH4 जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कंपाउंड्स इससे हम डिराइव करेंगे बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन्स विद एनी अदर एलिमेंट और ए ग्रुप, मैं यहां पे बोल रहा हूं एनी अदर एलिमेंट और ए ग्रुप, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि दैट कंपाउंड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के यहां पे हैलोजन एक लगा देता हूं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो ये बन जाएगा CH3Cl। This compound has been derived from this hydrocarbon by replacing one hydrogen with chlorine atom. We can replace hydrogen with groups also. For example, if I will replace one hydrogen from this compound with this group, for example OH, the compound formed will be like this, CH3OH. This is also the derivative of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो, उन दोनों को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप बोलोगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर? वेरी गुड। नोट इट डाउन, आई विल रब द बोर्ड। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड इज, कार्बन जो है, कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अगर हमने बोला कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें कार्बन है, तो कार्बन के पास ऐसे कौन से सिफात है जिनसे ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है? इसका एक खास रीजन है, वो है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कार्बन की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पता होगा, कार्बन जो है, कार्बन बिलोंग्स टू द ग्रुप 4th A ऑफ पीरियोडिक टेबल, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं दैट इज 1s2 2s2 2p2। ठीक, जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इतना भी बिल्कुल इजी है। इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ये जो कार्बन है, कार्बन कैन फॉर्म 4 strong covalent bonds. This is the main reason for this, what I was trying to explain you. मैं आपको बोलना चाहता था कि कार्बन क्यों बनाता है, because due to the presence of 4 valence electrons, it can result in the formation of 4 strong covalent bonds. ठीक, क्योंकि यहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग इसलिए लिखा क्योंकि ये ज्यादा आपको समझ आएगा। 4 बॉन्ड्स तो सिलिकॉन भी बना सकता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड्स बना सकता है, सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, मगर सिलिकॉन जो बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन बॉन्ड की बात अगर हम करेंगे और कार्बन की बॉन्ड की बात अगर हम करेंगे,
जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। ये हमें पता चलता है इनकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी से। अगर हम सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी देखेंगे, दैट इज 250 किलो जूल्स पर मोल। तो बेटा अगर हम इसकी देखेंगे, दैट इज 355 किलो जूल्स पर मोल। इट इज 355 किलो जूल्स पर मोल। तो इसका मतलब है जो कार्बन 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 बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस। इसीलिए मैंने बोला था सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, बॉन्ड बनाना पहले हमें देखना है बॉन्ड बनेगा, फिर हमें देखनी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कितना एग्जिस्ट कर सकता है, कितना सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ एक और प्रॉपर्टी है, तो ये बन गई एक प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है, कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जब एक एटम अपने ही दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा तो उसको बोलेंगे सेल्फ लिंकिंग और उसको बोलेंगे कैटिनेशन। सिलिकॉन भी कैटिनेशन दिखा सकता है, कार्बन भी कैटिनेशन दिखाता है, लेकिन फर्क यह है कि कार्बन कैन शो कैटिनेशन अप टू मिलियंस। इतना ही नहीं, ये एक से लेकर मिलियंस तक कैटिनेशन दिखा सकता है, सेल्फ लिंकिंग दिखा सकता है। इतना ही नहीं, जब ये सेल्फ लिंकिंग दिखाता है, इट कैन ड्यू टू द सेल्फ लिंकिंग इट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ चेन्स, ब्रांच, रिंग्स, डिफरेंट डाइवर्सिटीज बनाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर हम कार्बन की बात करेंगे, जब ये सेल्फ लिंकिंग करता है तो ये इस तरीके से भी कर सकता है, इस तरीके से भी कर सकता है, और ऐसे भी कर सकता है। दैट मींस इट कैन रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, ब्रांच, रिंग्स। मैंने अभी बोला था सिलिकॉन भी कैटिनेशन दिखाता है, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। एज ए रिजल्ट ये ज्यादा कैटिनेशन नहीं दिखा सकता। जब यहां पे डाइवर्स कैटिनेशन कार्बन दिखाता है, तो इसका मतलब है डाइवर्स कैटिनेशन की वजह से ये बहुत सारे किस्म के कंपाउंड्स बना सकता है। जैसे मैंने बोला, चेन्स एक कैटेगरी, ब्रांच दूसरी कैटेगरी, ये क्लोज्ड रिंग्स दूसरी कैटेगरी। उसके बाद एक और कैरेक्टर इसके साथ आता है कि कार्बन जो है अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने से भी, डबल बॉन्ड बनाने से भी, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने से भी। कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक ठाक बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सबकी होती है और बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो बेटा इसका मतलब है जब ये मल्टीपल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड तो आया, जब ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है तो यहां पे तो डाइवर्सिटी आएगी ही कंपाउंड्स में। तो बेटा हम बोलेंगे कि ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, it results in the formation of diverse number of compounds. Okay, got it? Very good. Now ये तो रहा इसकी बात। अब सवाल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था इससे पहले कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके लिए सेम प्रिंसिपल्स लगते हैं बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए। मगर सवाल यह है कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होता, then what was the need to introduce a separate branch called organic chemistry? इसीलिए हम थोड़ा सा जनरल डिफरेंस देंगे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। Within a short span of time, I will complete the general difference between inorganic और organic compounds, ताकि आपको पता चले कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अलग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। Now here comes the general characteristics of organic compounds. इसमें मैं डिफरेंशिएट करूंगा इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। जहां तक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, पहली डिफरेंस में यहां पे लाता हूं कंपोजिशन। अभी हमने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन जब हम देखते हैं, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कुछ केसेस में, कुछ कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा
कोई और एलिमेंट्स भी एलिमेंट हो सकता है, मगर फ्यू एलिमेंट्स ओनली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस एटसेट्रा, बस बहुत कम एलिमेंट्स इसमें आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो है, ये दो। तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आइदर कार्बन एंड हाइड्रोजन। बिसाइड्स दिस सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक दिस। ठीक, वेरी गुड। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, यहां पे तो कुछ ही आगे, ये एक दो आगे, यहां पे हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो सिर्फ दो किस्म के एलिमेंट्स के बने हुए हैं। लेकिन अगर डेरिवेटिव्स की बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, बस, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब है ओनली फ्यू एलिमेंट्स फॉर्म ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बाकी सारे एलिमेंट्स बचे हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन्वॉल्वड, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन्वॉल्वड। जो नून एलिमेंट्स हमारे पास है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। लेकिन ये कम से बनते हैं, कम एलिमेंट से बनते हैं, ये कम एलिमेंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन नंबर इन्हीं का ज्यादा है। दे आर लार्जर इन नंबर। ठीक है, ये कम है उनके हिसाब से। ठीक है, लेसर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग हम अगर बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने बोला था कि दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इफ दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जो है दोनों नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है इनकी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इससे पहले नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स अगर है तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट होगा, ऑब्वियसली कोवलेंट होगा। तो यहां पे जनरल प्रॉपर्टीज की बात करनी है हमें। तो बेटा हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जनरली जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवलेंट। ठीक है, फिर पोलर कोवलेंट, नॉन पोलर कोवलेंट, वो हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे, वो आगे आ जाएगा सब कुछ। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वहां पे नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो जनरली होता है दैट इज आयनिक। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज टू बी केप्ट इन माइंड, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे आपको मदद करेगा बहुत, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्शंस। बहुत जरूरी है ये, नेचर ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि रिएक्शन पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है तो रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। तो बेटा नेचर ऑफ रिएक्शंस पे याद रख लेना बेटा, नेचर, चूंकि इनका नेचर क्या है, कोवलेंट। बॉन्डिंग क्या है इनकी, बॉन्डिंग क्या है इनकी, कोवलेंट। इनकी बॉन्डिंग क्या है, आयनिक। इसीलिए बेटा आज के बाद याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे जनरली आर इन्वॉल्व्ड इन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये आप आगे पढ़ोगे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती है। Molecular reactions, the nature of the reactions is molecular, they are involved in molecular reactions। और बेटा ये जो होते हैं inorganic compounds, they generally participate in ionic reactions। ionic reactions involve ions। ठीक है बेटा, चूंकि ionic reactions है इसीलिए बेटा inorganic compounds जो है आयोन्स मूव करने चाहिए, आयोन्स इधर उधर होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसीलिए बेटा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस होती है दे यूजुअली टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम्स, और आई कैन से दे टेक इन वाटर, दे इन्वॉल्व आयोन्स। मगर बेटा और दूसरी बात आयनिक रिएक्शंस पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, दे टेक प्लेस अंडर माइल्ड कंडीशंस। ये क्या भला है ये भी बता दूंगा बेटा, बहुत जरूरी है ये। जहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए बेटा ये आम कंडीशंस पे नहीं होते, बल्कि दे रिक्वायर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, दे रिक्वायर कंडीशंस टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये बहुत जरूरी होता है बेटा। इसलिए बेटा आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, इसीलिए
मुश्किल लगती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ साथ आपको देखना पड़ता है, आपको याद रखना पड़ता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिएक्शन, वहां पे टेम्परेचर कितना लगा, प्रेशर कितना जरूरत है, ये आपको समझ आएगा। जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाओगे आपको खुद पता चलेगा, वहां पे लिखा होता है कौन सा कैटेलिस्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहां पे आपको खुद पता चल रहा है कि वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड, इफ मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड दे विल नॉट टेक प्लेस अंडर दीज अननॉर्मल कंडीशंस। ठीक, इनमें कुछ ज्यादा नहीं लगता है, नॉर्मल कंडीशंस पे, ज्यादातर नॉर्मल कंडीशंस पे होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नंबर 4, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनका नेचर कोवलेंट है। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं यूजुअली हम नॉन पोलर की, हालांकि पोलर भी होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। अगर हम जनरली देखेंगे यहां पे कोवलेंट और नॉन दिस आयनिक, तो ये बोलेंगे कोवलेंट, तो हम बोलेंगे जनरली दे आर नॉन पोलर, और यहां पे पोलैरिटी है। तो इसके लिए एक रूल है, सॉल्युबिलिटी के लिए एक रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे बेटा, दोज विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। ये जनरल की बात हो रही है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, समझ आ रहा है, वेरी गुड, नोट इट डाउन। नाउ कम्स अनदर डिफरेंस, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जब हम डिफाइन करते हैं, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेनन है जहां पे एक कंपाउंड जो होता है, अगर एक खास कंपाउंड को डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी टू से, आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेनन है जहां पे डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो बेटा यहां पे आप याद रखो कि आइसोमेरिज्म जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डोंट शो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डोंट शो आइसोमेरिज्म। आई विल टेक एन एग्जांपल हियर, मैं यहां पे एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें एक मिसाल लिखता हूं मैं, C4H10। मैं ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमें जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना है ये वाले सिंपल डिफरेंसेस, फिर हमें डेप्थ में जाना है। C4H10, C4H10 को बोलना था ब्यूटेन, ठीक, लेकिन C4H10 जो है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे या अगर हम इसको बनाएंगे, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस। ये भी वही है, 1 2 3 4, 3 2 6, 6 2 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, तो C4H10 तो बन गया। लेकिन इसको ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, CH3 CH3 CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, दिस इज N-ब्यूटेन and this is isobutane, although the molecular formulas are same, molecular formulas are same, but structures are not different. Structures are not same. If structures are not same, that means they are isomers. Got it? Very good. और दो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टर है कि दे शो आइसोमेरिज्म. This is also one of the factors that leads to the diversity of organic compounds. ठीक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये यही है सोडियम कार्बोनेट। ये इसमें अगर आपने यहां पे लिखा C4H10, इसको आपने बोलना था ब्यूटेन, लेकिन ये N-ब्यूटेन भी हो सकता है, आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। तो यहां पे तो ऐसा किसा नहीं है, यहां पे कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ठीक है, वेरी गुड। और एक और कैरेक्टर है, दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी हम कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी नहीं कर सकते हम सिस्टमैटिक स्टडी। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक स्टडी? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका एक खास कैरेक्टर है कि
इनको ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, इनके ग्रुप्स बनाए गए हैं रिजम्बलेंसेस के हिसाब से। कुछ चीजें मद्देनजर रखे हुए इनको ग्रुप्स बनाए गए हैं, फैमिलीज बनाए गए हैं। और उन फैमिलीज में जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनकी उनकी रिलेशन होती है कुछ ना कुछ, जिनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं होमोलॉगस सीरीज, आपने सुना भी होगा 10th क्लास में। और बेटा वहां पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं दोज वेरी सिस्टमैटिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, एक सिंपल मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, व्हाटएवर, ये एक होमोलॉगस सीरीज है। यहां पे जो प्रॉपर्टीज है दोस वेरी सिस्टमैटिकली, देयर इज अ प्रॉपर रूल, देयर इज अ सिस्टमैटिक चेंज इन द प्रॉपर्टीज, और देयर इज अ रिजम्बलेंस। यहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे, हर कोई दो सक्सेसिव मेंबर जो है उनमें डिफरेंस होता है। CH2 लाइक दिस, मीथेन CH4, C2H6, C3H8, C4H10। अगर कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर्स के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखोगे तो CH2 होगा। दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग से पढ़ना पड़ता है। इसलिए बेटा यहां पे आपके लिए एक खुशखबरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि इनको आप फैमिलीज में पढ़ोगे। जैसे आप पढ़ोगे अल्कोहल्स एक फैमिली है, अल्केन्स फैमिली है, ठीक? वेरी गुड। दिस वाज अ जनरल इंट्रोडक्टरी लेसन अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होप यू विल एंजॉय दिस। अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बहुत